फाइनली पाथफाइंडर का एक अच्छा सवाल करने वाले हैं। इस सवाल में जल्दी क्लिक नहीं होगा कि ये सवाल करना कैसे है। और ये पाथफाइंडर का एक ऐसा सवाल है जो टिपिकल पाथफाइंडर कहलाया जा सकता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। लैंग्वेज रीड करेंगे, डायग्राम का एनालिसिस करेंगे, फोर्स का एनालिसिस करेंगे, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और फिर हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जाएंगे। और सिर्फ सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे, अच्छे से देखेंगे कि एग्जाम प्रेशर में इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और अगर इसी से इंस्पायर्ड क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले लैंग्वेज को रीड करते हैं। टू बीड ऑफ इक्वल मास m and unlike charges of modulus q1 and q2 can slide on a fixed frictionless non-conducting rod bent at an right angle initially। तो यहाँ पे फिक्स्ड रॉड दे रखी है हमें। ये दो फिक्स्ड रॉड हैं जो कि बेंट हो रखी है 90 डिग्री के एंगल पे। एक चार्ज टॉप पे है, एक चार्ज यहाँ पे है। अब हमें क्या दे रखा है, जो रॉड है ये नॉन कंडक्टिंग है, यानी इस पे चार्ज एकोमोडेट नहीं हो सकता। राइट एंगल पे बेंड है, और ये जो रॉड है ये फ्रिक्शन लेस है, यानी कोई भी फ्रिक्शन या फिर अगर Q2 की मूवमेंट में ये रॉड कोई भी अपोज नहीं करेगा Q2 या Q1 की मूवमेंट पे। आगे देखते हैं क्या है लैंग्वेज में। द बीड आर हेल्ड एट रेस्ट एट ए डिस्टेंस d and 2d फ्रॉम कॉर्नर एज शोन। d डिस्टेंस पे एंड 2d डिस्टेंस पे रेस्ट पे चार्जेस रखे हुए हैं। Q2 ये रहा, Q1 ये रहा। ओके, एंड देन रिलीज साइमल्टेनियसली, दोनों को साथ में रिलीज किया गया, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से। रेस्ट पे थे इनिशियली। व्हेन वन ऑफ द बीड रीचेज द कॉर्नर वेयर विल बी द अदर बीड। इसका कहने का मतलब है या तो ये बीड कंसीडर करो या ये बीड कंसीडर करो, पर दोनों में से कोई भी एक जब इस कॉर्नर पे पहुंचेगी, इस वाले कॉर्नर की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले कॉर्नर पे पहुंचेगी तो दूसरी बीड की पोजीशन क्या होगी। और बीड को पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इतना दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड कर लेना एक बार खुद से, और अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं। अब हम एक बार खुद से डायग्राम बनाते हैं इसका अच्छे से। सारी फोर्स एनालिसिस अपने वाले डायग्राम में करेंगे। यहाँ पे छोटा छोटा है, इसमें समझ नहीं आएगा ज़्यादा। तो चलिए बनाते हैं। ओके, तो दो रॉड है हमारे पास जो कि 90 डिग्री पे बेंट है। फर्स्ट वाली कुछ ऐसी है एंड जो सेकंड वाली है वो कुछ ऐसी है। ये सीधी नहीं बनी, एक सेकेंड, कुछ ऐसी, ऐसे ही कंसिडर कर लो इसको। एंड ये ठीक, और ये जो पॉइंट है इसको हम ओ बोल दे रहे हैं अभी के लिए। ये जो पॉइंट है हमारा इसको हम ओ बोल दे रहे हैं। ओ पॉइंट है ये, और इसी को, यही कॉर्नर पॉइंट है क्वेश्चन का, यही कॉर्नर पॉइंट। दो बीड है हमारे पास, एक Q1 चार्ज है, एक पे दूसरे पे Q2 चार्ज है। इस वाली बीड पे Q2 चार्ज है, इस वाली पे। कलर चेंज करके बनाते हैं। इस वाली बीड पे Q2 चार्ज है और इस वाली बीड पे Q1 चार्ज है। अभी जो हम डिस्टेंस है उसको हम अभी एस एक्स एंड वाई बोल देते हैं, ठीक है। लाइक ये जो डिस्टेंस हमें 2D गिवन है क्वेश्चन में, उसको हम एक्स एंड वाई अभी ट्रीट कर लेते हैं अभी के लिए। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस 2D गिवन है, इसको अभी के लिए हम एक्स बोल दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हम जनरल कुछ सॉल्व कर पाए। और जो ऊपर वाला डिस्टेंस गिवन है उसको वाई कंसीडर कर देते हैं। ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम वाई बोल दे रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है ये कुछ वाई है जनरल। तो अब देखते हैं क्या क्या हो रहा है एक्चुअली में। इसकी जो एक्सीलरेशन होगी, इसकी बीड 2 की A2 है ना, इसका एक्सीलरेशन Q2 चार्ज भी है, और इसका एक्सीलरेशन हम A2 कंसीडर करते हैं। इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा, कुछ डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होगा इसका, राइट। इस एक्सीलरेशन को हम A2 बोल देते हैं। और जो ये वाली बीड है फर्स्ट वाली, ये इसको हम फर्स्ट बीड बोल रहे हैं। फर्स्ट बीड का जो एक्सीलरेशन होगा वो कुछ इस साइड होगा, ठीक। और एक लाइन ज्वाइनिंग हम लोग बना देते हैं।
जो कौन सी फोर्स की होगी, कौन सी नेचर की होगी, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किस नेचर का है, अट्रैक्टिव नेचर का है ना, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, क्वेश्चन में गिवन है दोनों अपोजिट चार्ज हैं। अच्छे से क्वेश्चन रीड करना, अच्छे से सॉल्व करने वाले इत्मीनान से, टाइम बहुत है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं। अब भाई एक्सीलरेशन जो है, हमने ये वाला a2 का बोला, ये वाला एक्सीलरेशन हमने a2 बोला, तो इसको एक्सीलरेशन को हम a1 बोल देते हैं, ठीक है, a1। ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन ये वाली है, फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है इस डायरेक्शन में, राइट, और ये इस डायरेक्शन में। ये वाला एंगल हम थीटा कंसीडर करते हैं, या फिर अल्फा थीटा, कुछ भी थीटा बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स F लग रहा है, और कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ऑब्वियसली। तो चलिए अब हम निकालते हैं कि जो A1 की वैल्यू निकालते हैं एक बार, ठीक है, कि A1 की क्या वैल्यू होगी भाई। A1 की वैल्यू होगी फोर्स अपॉन में मास। तो फोर्स कितना लगेगा इस A1 की, कितना फोर्स लग रहा है उसके अलोंग, और मास कितना है, मास तो m ही गिवन है, मास m गिवन है, मास m है, m कंसीडर करते हैं, m मास है दोनों ही बॉल का, आइडेंटिकल है दोनों ही m, ठीक है। तो A1 एक्सीलरेशन और A2 एक्सीलरेशन सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो इधर ले है A1 एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू में F cos थीटा, समझ रहे हो ना कैसे, अभी बताता हूँ, F cos थीटा अपॉन में मास m, एंड E2 क्या हो जाएगा, E2 क्या हो जाएगा, F sin थीटा अपॉन में m। अरे देखो ना, F इधर लग रहा है, cos थीटा कंपोनेंट इस साइड गिर जाएगा, तो F cos थीटा, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में मास होता ही है, तो फोर्स का कंपोनेंट इधर वाला F cos थीटा हो जाएगा, और इसका मास जो है m हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन निकल जाएगी A1, राइट। अब देखते हैं A2 का, A2 का क्या सीन है। A2 लग रहा है नीचे, फोर्स लग रहा है इस साइड, इसका जो एंगल है वो है 90 माइनस थीटा ना, 90 ये है गिवन है, 90 डिग्री पे बेंट है, तो E2 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, F साइन थीटा, कॉस थीटा नहीं, F साइन थीटा अपॉन में m, वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं कि भाई A1 और A2 सेम तो नहीं है। अगर A1 A2 सेम होते, एक कंसीडर कर लो, अगर मानो एक सिचुएशन देता हूँ कि अगर A1 और A2 सेम होते, ये जो A1 है और A2 है ये सेम होते, तो क्या होता, ये वाला जो डिस्टेंस है y वाला, ये तो d है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2d है। अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता तो d वाला जो डिस्टेंस है ना वो जल्दी के नीचे आ जाएगा कॉर्नर पे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कम है और दोनों के एक्सेलरेशन सेम है, तो ये पहले आ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। पर ऐसा तो है नहीं, क्योंकि दोनों में भाई डिफरेंस है, दोनों सेम चीजें का फैक्टर नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब हम देखेंगे अगर हमारे पास एक पार्टिकल होता या फिर कोई ऐसी जगह होती कि उस साइड हमारा पार्टिकल का एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता, तो उस साइड हमें निकालने का थोड़ा सा ईज पड़ता ना, आसानी पड़ती। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इन दो पार्टिकल को एक पार्टिकल में बनाते हैं किसी तरह, और देखते हैं कि वो कैसे वर्क करेगा, उसका फंक्शनिंग कैसी होगी। अब जब भी तुम्हारे मन में आए कि दो पार्टिकल को एक बनाना है, चार पार्टिकल को एक बनाना है, और फिर उस पर एनालिसिस करनी है, तो हमेशा दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट से हम इसको यूज करने वाले हैं। तो बताओ इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, लाइन ज्वाइनिंग पे तो लाई करेगा, कहाँ पे लाई करेगा, आइडेंटिकल है तो एकदम सेंटर पे लाई करेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, तो कुछ यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ RCM, ठीक है, RCM, लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट RCM, ये जो पॉइंट है ये RCM है, ठीक है, राइटिंग खराब हो गई, RCM, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर एक बार RCM का बना देते हैं, पोजीशन वेक्टर कैसे होगा, और यहाँ से पॉइंट O से, ठीक है, ये होगा कुछ ऐसे, कुछ पोजीशन वेक्टर ऑफ RCM, अगेन वेक्टर क्वांटिटी है RCM। तो मैं सोच कैसे रहा हूँ कि अगर RCM का मैंने पोजीशन वेक्टर लिख दिया वेक्टर के साथ, और जो ये पार्टिकल है ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास को हम एक मान सकते हैं, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM के अपोजिट आ जाता है लाइन ज्वाइनिंग पर ही,
इसी लाइन ज्वाइनिंग पे अगर एक्सेलरेशन का पोजीशन वेक्टर ऐसे आ जाता है, कुछ लाइन ज्वाइनिंग पे, वो मैंने ऐसे दिखाया है डायरेक्शन, मतलब एक पे कोइंसाइड कैसे होंगे, लेट से मैं ऐसे दिखाता हूँ ताकि कोइंसाइड आपको लगे। अगर कुछ ऐसे हो जाए, समझ रहे हो, ऐसे इस डायरेक्शन में अगर आपका हो जाए एक्सिलरेशन का वेक्टर, तो क्या कह सकता हूं कि दोनों पार्टिकल साथ में आएंगे, बीच में साथ में पहुंचेंगे बीच पे, यानी यहाँ पे वाला बीच नहीं, बीच में यानी कॉर्नर पे। तो बेसिकली अब मेरे को एक्सिलरेशन निकालना है इन दोनों पार्टिकल का इंडिविजुअली, और आरसीएम निकालना है। अगर दोनों अपोजिट आ गए तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों पार्टिकल जो हैं वो कॉर्नर पे साइमल्टेनियसली ही आएंगे। तो निकालते हैं आरसीएम। कैसे निकालेंगे आरसीएम? निकालने का सिंपल फॉर्मूला सिग्मा एम आई आ रहा है अपॉन में सिग्मा एम आई, सिंपल फॉर्मूला, बहुत साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, आरसीएम कैसे निकलेगा। तो पोजीशन वेक्टर आरसीएम इज इक्वल्स टू में एम आई एक्स आई। एक्स आई बताओ भाई किस तरफ है? फर्स्ट पोजीशन वेक्टर का माइनस, इसका सबसे पहले वो लिख लो कोऑर्डिनेट, ये माइनस एक्स कॉमा जीरो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और ये जीरो कॉमा वाई, इसका पोजीशन वेक्टर जीरो कॉमा वाई, जीरो कॉमा वाई, ठीक है। पोजीशन वेक्टर नहीं, कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ बेसिकली दोनों पार्टिकल के। तो एम आई यहाँ पे माइनस एक्स आई कैप आ जाएगा, इस वाले पार्टिकल का लिख रहा हूँ, माइनस एक्स आई कैप आ जाएगा इसका, प्लस दूसरे वाले का भी मास एम, और उसका क्या आ जाएगा वाई जे कैप, राइट। और नीचे क्या आ जाएगा 2m, राइट, ठीक। अब एक्सिलरेशन निकालते हैं भाई, दोनों का एक्सिलरेशन, ठीक है। एक्सिलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 एंड एक्सिलरेशन ऑफ पार्टिकल 2, और दोनों को एक्सेलरेशन वेक्टर निकालने के बाद सेंटर ऑफ मास का ही बेसिकली हमें निकालना है। इन दोनों का क्या निकालेंगे, पर इंडिविजुअली हम निकाल सकते हैं ना, दोनों का एक्सेलरेशन हमें मालूम है, दोनों का एक्सेलरेशन हमें इंडिविजुअली मालूम है ना। और जब इंडिविजुअली मालूम है हमें, तो हम सेंटर ऑफ मास का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए सेंटर ऑफ मास का निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास का एम आई, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू में एम इंटू में A1 आई कैप में होगा, इसका आई कैप में है ना, आई कैप में आई कैप, दूसरे वाले का क्या होगा, M A2 माइनस जे कैप। अरे जे कैप ऊपर है और एक्सेलरेशन वेक्टर इसका नीचे, तो माइनस जे कैप आ जाएगा, A2 माइनस ऑफ जे कैप, ओके। और नीचे कितना आ जाएगा, मास, टोटल मास 2m। A1 A2 की वैल्यू पता ही है हमें, लाओ पुट कर दो। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू में m इंटू में A1 कितना था हमारा, f cos थीटा अपॉन में m, f cos थीटा अपॉन में m, यस। और साथ में क्या है, आई कैप, ठीक है, प्लस में m, A2 क्या है, f साइन थीटा अपॉन में m, ठीक है, मुझे याद है, देख लेना ऊपर से, f साइन थीटा अपॉन में m, पर किसमें, माइनस जे कैप में, राइट। अब बताओ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा भाई, कुछ क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, कुछ भी कांस्टेंट आ जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस तरफ क्या आ जाएगा, आई कैप, और इस तरफ क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप, ठीक है। अब देखो भाई, जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आया है, जो अल्फा अल्फा हटा दो, देखो कोई कांस्टेंट होगा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता क्या है, समझ रहे हो, उसका फर्क ही नहीं पड़ता क्या है, बस पहले ये डायरेक्शन देखो। आरसीएम की जो आया था वो माइनस एक्स आई कैप आया था और प्लस वाई जे कैप आया था, और इसका क्या आया है, प्लस आई जे कैप और माइनस जे कैप, समझ रहे हो, उल्टा है, उल्टा है, आरसीएम का उल्टा है। वहां पे क्या था, माइनस आई कैप था, यहाँ पे क्या हो गया, आई कैप हो गया। वहां प्लस जे कैप था, यहाँ पे माइनस जे कैप हो गया, मतलब डायरेक्शन बदल गई। आरसीएम की जो डायरेक्शन थी और एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की जो डायरेक्शन है, दोनों अपोजिट है। तो इस चीज से हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, जो दोनों पार्टिकल हैं, सो यस, यहाँ पे ऐसा हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, यस बोथ द बीड reaches
एट पॉइंट ओ साइमल्टेनियसली ही दोनों पहुंचेंगे, ना कोई पहले पहुंचेगा ना कोई लेट पहुंचेगा। तो ऐसे होगा ये वाला क्वेश्चन। एक और मेथड, ये वाला मेथड जरूर देखना, काफी अच्छा मेथड है ये। वहां पे जब मैंने बोला था कि अगर दोनों की एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती, अगर A1 भी सेम होता A2 भी सेम होता, तो मैं झट से बता देता भाई कि ये जो पार्टिकल है A2 ये पहले आ जाता, क्योंकि इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना होता ओनली d, और इसको ज्यादा करना होता 2d। तो मैं तुरंत बोल देता कि भाई ये जो वाला जो है ये वाला, ये भाई कम बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम ट्रेवल करना है A2 वाला, A2 एक्सेलरेशन वाला पार्टिकल। तो भाई हम अब हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि भाई हमें पता नहीं है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में कांस्टेंट होगी। अगर मैं वो डायरेक्शन बता दूं कि जहां पे दोनों बीड की एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए, तो वहां पे एनालिसिस करना कितना आसान है कि भाई दोनों साथ साथ चल रहे होंगे। तो चलो ऐसा कुछ देखते हैं। तो इसी डायग्राम को डुप्लीकेट करते हैं इसी डायग्राम को, एक सेकेंड, इसी को डुप्लीकेट करते हैं। इसको दोबारा ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो नीचे लाने में भी खराब हो जाता है। चलो 2 मिनट 2 सेकेंड, तो चलिए दोबारा बनाते हैं इसको हम। ठीक, ये रही हमारे पास 2 रॉड, रॉड 1, रॉड 2। ठीक है, ये रहा पॉइंट O, यहाँ पे है हमारा बीड 1, ये रही हमारी बीड 2, और एक्सेलरेशन हमारा कुछ इस साइड है A1, ये वाला एक्सेलरेशन कुछ नीचे है A2। याद हो गया, मतलब बस कॉमन सी बात है, याद हो गया होगा। ये रही हमारी लाइन ज्वाइनिंग ऑफ फोर्स, ये वाला एंगल हमारा थीटा है, ये फोर्स है, और ये वाला एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है, ये एंगल हमारा 90 है। बहुत जल्दी से बन गया। ठीक है, एक बार ये वाली डायरेक्शन देखो भाई, लाइन के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन, लाइन के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन, ये वाली, ये वाली, इस वाली लाइन के दोनों परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन। ठीक, लाइन के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन देखो भाई। एक्सीलरेशन का ये वाला कंपोनेंट बताओ कितना होगा, A1 का ये वाला कंपोनेंट बताओ कितना होगा, और A2 का ये वाला कंपोनेंट बताओ कितना होगा। ध्यान से बताओ कितना होगा। एफ कॉस थीटा साइन थीटा, ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है हमें यहाँ पे कितनी आ जाएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू एफ कॉस थीटा आई थी ना, याद है, तो उसका उसी का ही साइन थीटा इधर आ जाएगा। एफ कॉस थीटा साइन थीटा ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, एफ कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में मास। एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरफ आ जाएगा और इधर भी वही आ जाएगा। ध्यान से खुद सॉल्व कर लेना, वही आएगा, एफ कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में मास वाला कंपोनेंट इधर आ जाएगा। इस डायरेक्शन में दोनों की एक्सेलरेशन सेम है भाई, दोनों की एक्सेलरेशन सेम है। तो मैं ये नहीं कह सकता भाई दोनों की एक्सेलरेशन सेम है कि जब ये वाला पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इसी की लाइन जो है एकदम सीधाई पे ये वाला पार्टिकल इधर होगा, जब ये वाला इधर पहुंचा होगा। अब वो ऑब्वियस सी बात है कि भाई लाइन मतलब कि वो कंस्ट्रेंट है कि उसी लाइन में घूमना पड़े। पर अगर हम एक हाइपोथेटिकल केस बना लें कि अगर इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो ये कुछ यहाँ पे पहुंचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये वाला पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा तो वो वाला पार्टिकल भी यहाँ पे पहुंच चुका होगा एकदम बॉटम पे यानी उसी की सिधाई पे। देखो ये बीच में कौन सा आ रहा है, ओ पॉइंट। तो यहाँ से भी हम बस थ्योरेटिकली कह सकते हैं डायरेक्टली कि जब ये वाला पार्टिकल यहाँ पे होगा तो वो वाला पार्टिकल यहाँ पे होगा, और ये किससे कोइंसाइड कर रहा है, किसके साथ में, वो लीनियर है तीनों पॉइंट, तो ये वाला जो होगा वो भी यहीं पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं। तो ये 2 मेथड थे जिससे हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है ये। ध्यान से, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो है हमारा यहाँ पे एफ कॉस थीटा अपॉन में एम था, तो इस साइड ले लेंगे तो एफ कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में एम आ जाएगा, और इधर एफ साइन थीटा अपॉन में एम था, उस साइड ले लेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा था। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इस क्वेश्चन को करके मजा आया, एक बार दोबारा इसको ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद हम करेंगे पाथफाइंडर BYU का क्वेश्चन नंबर 4। दैट्स इट।